चलो भाई, देखो हमने कल पढ़े कि हम किसी सजीव की पहचान हम कैसे करेंगे। सिंपल सी बात थी कि कोई पदार्थ हमारे सामने जो पड़ा है या खड़ा है वो सजीव होगा निर्जीव होगा, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, यही पढ़ा था हमने। इसके अलावा आज हम आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से गुणधर्म पढ़े थे हमने, उसके कौन कौन से लक्षण पढ़े थे, कोई बताएगा कि हमने खड़े हैं कि बताओ यार। डाला बता। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आध, वेरी गुड। और वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। बैठो। और बताओ कोई बालक। देखो बोलना तो मैं सीखना पड़ेगा, बोला लाओ, बिना बोले तो काम चले ना। अब तुम्हें पता चल गई कोई चीज है हम सजीव या निर्जीव क्यों कहेंगे, पता चल गई। अब हम नई चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नामकरण। जाकर मैंने कल इंट्रो दिया तुम्हें कि हमारे यहाँ पे खाली विदेश भी जाने की जरूरत ना है, खाली हम इंडिया के भी सारे स्टेट्स में अगर जाएंगे तो एक ही चीज़ के कोई कम से कम 50 नाम मिल जाएंगे। जैसे हम लड़का थे क्या कहते हैं, छोरा, लाला, वहाँ पे टावर, कोई के मुंडा, कोई के लौंडा, कोई कुछ, मतलब अलग अलग नाम मिलेंगे। तो ऐसे ही प्रत्येक वस्तु के 50 नाम तो हमारे इंडिया में मिल जाने हैं, तो फिर विदेशों में तो क्या ही हाल होगा। तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों ने क्या डिसाइड किया कि प्रत्येक जीवित प्राणी, वे जंतु, पादप, सबका क्या होगा, एक नाम रखा जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक नेम। क्या कहेंगे? साइंटिफिक नेम, यानी कि वैज्ञानिक नाम। क्लियर। और इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाई थी वो निभाई थी किसने? कैरोलस लीनियस भाई साहब ने। किसने? कैरोलस लीनियस भाई साहब। क्या किया था इन्होंने भाई साहब एक नई पद्धति लेकर के आए नामकरण की, और उसको नाम दिया इन्होंने द्वि नाम पद्धति। क्या नाम दिया? द्वि नाम पद्धति। नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें प्रत्येक जीवित प्राणी को या पादप को क्या नाम दिए जाएंगे, दो नाम दिए जाएंगे, दो भाग दिए जाएंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? बाई मतलब दुई, नामकरण या नाम पद्धति मतलब नोमेनक्लेचर, और पद्धति का मतलब होता है भाई सिस्टम, बाई नोमेनक्लेचर सिस्टम। क्लियर हुआ? यानी कि इन्होंने क्या किया कि माना कि प्रत्येक जगह पे जैसे जैसे हम हर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, प्रत्येक वस्तु का एक अलग नाम देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे मेरे पास कोई आया, फॉर एग्जांपल कैरोलस लीनियस ही आया, तो उसने पूछा इसको क्या कहते हैं, मैंने कहा लड़का। और आपके यहाँ पे रूरल में या लोकल में क्या कहते हैं, मैंने छोरा, लाला। फिर वो पहुँचा यूपी, वहाँ पे क्या कहते हैं, लौंडा, मुंडा, टावर, ऐसे। तो वो दिमाग उसका भटका कि यार मैं मान लो कि अभी तो इंडिया में घूमा हूँ, अगर पूरे वर्ल्ड में घूमने लगा तो मेरे तो भाई हर 5 मिनट में या हर 5 घंटे मुझे नया नाम सीखना पड़ेगा हर एक चीज़ का। अगर मुझे पानी पीना है तो उसके लिए नया नाम बोलना पड़ेगा, मुझे आम खाना है तो उसके लिए नया नाम बोलना पड़ेगा, हर जगह सीखना पड़ेगा। तो उस चीज़ से दूर होने के लिए उन्होंने क्या किया, एक नई पद्धति लाए जिसका नाम रखा द्वि नाम पद्धति, यानी कि ऐसी पद्धति जिसमें प्रत्येक वस्तु को द्विपदी यानी दो शब्दों का नाम दिया जाएगा। क्लियर हुआ? किसने दिया था ये? कैरोलस लीनियस। क्लियर। उस वो दो पद्धति में क्या क्या होगा, तो जो द्विपद होंगे यानी कि एक पद आगे होगा, एक पद पीछे होगा। क्लियर हुआ? तो जो आगे वाला पद होगा उसमें किसका नाम होगा, उस प्राणी का, उस जंतु का, उस जीव का वंश का नाम। क्या होगा? वंश का नाम। अगर हम पादप का कर रहे हैं तो पादप के वंश का नाम, जीव का कर रहे हैं, जंतु का कर रहे हैं तो उसके वंश का नाम, और जो पीछे वाला नाम होगा वो होगा उसकी जाति का नाम।
क्लियर हुआ? वंश को हम इंग्लिश में क्या बुलाते हैं? जीनस। जाति को हम प्यार से क्या बुलाते हैं? स्पीसीज। क्लियर हुआ? यानी कि कैरोलस लीनियस ने दी द्विनाम पद्धति, द्विनामकरण पद्धति, जिसमें प्रत्येक जीव को दो पद का नाम दिया जाएगा, जिसमें आगे वाला पद किसको डिनोट कर रहा होगा, किसको व्यक्त कर रहा होगा? उस जीव के वंश को। और जो पीछे वाला पद होगा वो किसको डिनोट कर रहा होगा? जाति को। क्लियर हुआ? देखो हमारे यहाँ पे भी जैसे हम बोलते हैं कि तेरा, पहले पूछेंगे नाम, फिर तेरे परिवार का नाम, फिर तेरे कुल का नाम पूछते हैं ना, फिर गोत्र, गोत्र के बाद फिर देखेंगे तेरा गांव कौन सा है, फिर तेरा तहसील कौन सी है, फिर तेरा जिला कौन सा है, फिर उसके बाद राज्य कौन सा है, देश कौन सा है। ऐसे बने हुए हैं ना हमारा सिस्टम। ऐसे ही इनमें भी बनाया गया कि प्रत्येक जीव की जो सबसे छोटी इकाई होगी, सबसे छोटी पहचान होगी, वो होगी उसकी जाति, स्पीसीज। उसके बाद होगी उसकी पहचान वंश, जीनस। क्लियर हुआ? पहले ऐसे लिख लो, फिर उसके बाद बोर्ड खाली करके जब लिखते हैं ऊपर लिख लो द्विनाम पद्धति या द्विनाम पद्धति लिख लो, बाई नोमेनक्लेचर। लिखो भाई, कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने, या नामक स्वीडन वैज्ञानिक ने, कहाँ के थे ये? स्वीडन के थे। स्वीडन देश का नाम है। कैरोलस लीनियस नामक स्वीडन वैज्ञानिक ने जीव जंतु व पादपों के लिए नाम के लिए एक नई पद्धति पारित की तथा प्रत्येक जीव को एक वैज्ञानिक नाम दिया। एक वैज्ञानिक नाम दिया। कहाँ पे तो रहेगा? देखो, स्वीडन वैज्ञानिक ने जीव जंतुओं एवं पादपों के लिए। ठीक है, लिख गया? नेक्स्ट लाइन से लिखो, वैज्ञानिक नाम में या फिर वैज्ञानिक नाम दो पद का होगा। वैज्ञानिक नाम दो पद का होगा जिसमें आगे वंश कोष्टक में जीनस का नाम, आगे वंश कोष्टक में जीनस का नाम व दूसरा जाति कोष्टक में स्पीसीज का नाम होगा। क्लियर हुआ भाई? जो हमने अभी सीखा उसको हमने लिख दिया। बैठ गया समझ में? नेक्स्ट लाइन में तीर बना के लिखो,
द्विनाम पद्धति के विशेष नियम, द्विनाम पद्धति के विशेष नियम। क्योंकि कई बार ना क्या होता है कि डायरेक्ट 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि द्विनाम पद्धति को समझाइए, या फिर द्विनाम पद्धति किसने पारित की, वह उसके मुख्यतः नियम कौन कौन से हैं संक्षिप्त में समझाइए। 2 नंबर में पूछ लिया, 2 नंबर के लायक फिर मटेरियल भी तो होना चाहिए आपके पास। तो हमने पढ़ रहे हैं हम द्विनाम पद्धति के नियम या क्या तरीका है उसका, है ना। सबसे पहला तो ऊपर वाली लाइन लिखनी है कि द्विनाम पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लिनियस ने दी थी। कहाँ के थे ये, स्वीडन के वैज्ञानिक थे। क्यों दी थी, ताकि पूरे वर्ल्ड में प्रत्येक जीवित वस्तु का या जीवित प्राणी पादप जंतु का एक विशेष नाम हो सके, एक विशेष नाम हो जिसे पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जानते हों, और वो नाम कौन सा होगा, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। और उसका पहला नियम क्या है कि द्विनाम पद्धति में प्रत्येक जानवर का नाम, प्रत्येक जंतु का नाम, प्रत्येक पादप का नाम कितने पद का होगा, 2 पद का होगा, 2 पद का होगा, जिसमें से आगे वाला पद कौन सा होगा, वंश, और पीछे वाला पद कौन सा होगा, जाति। क्लियर, ये तो हमने पढ़ ही लिया। ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम कि या तो अगर हम टाइप करके लिख रहे हैं, अगर हम टाइप करके लिख रहे हैं तो हमेशा कैसे लेटर्स का इस्तेमाल करना है। दूसरा नियम क्या है कि जो वंश का नाम होगा, जो वंश का नाम होगा वो हमेशा पहला अक्षर जो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। उसके अलावा जो जाति का नाम होगा वो कैसे लेटर से लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। ये क्लियर हुआ। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हम टाइप कर रहे हैं तो टाइप करते वक्त जो लैंग्वेज यूज की जाएगी इटैलिक, यानी कि जो हम वर्ड लिखेंगे इटैलिक रूप से लिखेंगे। इटैलिक का मतलब जानते हो, जब आप लोगों टाइप करते होंगे तो एक फॉन्ट आता है जिसमें ऐसे टेढ़ा लिखते हैं, ऐसे थोड़ा टेढ़ा लेटर बनाते हैं। जैसे मुझे अजय लिखना है तो मैंने अजय लिख दिया, ऐसे लिख दिया, लेकिन उसमें थोड़ा टेढ़ा बनाएंगे, ऐसे ऐसे, देखा है कभी, थोड़ा टेढ़ा लेटर लिखते हैं। तो इसमें कैसे लेटर का इस्तेमाल करना है, इटैलिक लेटर का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा चौथा पॉइंट कि इनको बोल्ड लेटर्स में लिखना है। बोल्ड मतलब जैसे मान लो मैंने अजय ही लिखा तो इसको बहुत ज़्यादा हेडलाइन करके आता है ना एक वर्ड, देखा होता आपने फ़ॉन्ट मोबाइल में। जैसे कि तो सिंपल अजय लिखा हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा गहरा कर देते हैं और थोड़ा हेडलाइट टाइप में कर देते हैं कि दिखे उभर के, उसे कहते हैं बोल्ड लेटर। कभी नोट किया होगा आपने, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है सिंपली लिखा हुआ है, लेकिन जो हेडलाइन लिखी हुई है वो उभर के है ना, थोड़ा मोटा, थोड़ा गहरा और थोड़ा उभरा हुआ सा प्रतीत होता है, उसे हम कहते हैं बोल्ड लेटर। तो क्या तीसरा नियम क्या था कि या तो इटैलिक में लिखो, इटैलिक के साथ में बोल्ड लेटर्स यूज करने हैं, और जहाँ तक संभव हो जो वर्ड हैं वो कैसी भाषा के यूज करने हैं, लैटिन भाषा के यूज करने हैं। कैसी भाषा के वर्ड यूज करने हैं, लैटिन भाषा के यूज करने हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर एक लास्ट नियम कि अगर आप हाथ से लिख रहे हो, हाथ से लिख रहे हो तो दोनों के नाम के नीचे हेडलाइन लगानी है या अंडरलाइन करना है, जिसको सिंगल सिंगल अलग अलग करना है। अगर हम हाथ से लिख रहे, फॉर एग्जाम्पल मुझे मनुष्य का नाम लिखना है, मुझे मनुष्य का नाम लिखना है, तो भाई हम यहाँ पे आदमी कह दें, कई जगह मांस कह दें, कई जगह पे लोग कह दें, तो विदेशन में मैन कह दें, कहीं और कुछ कहें, तो अलग अलग नाम हो गए ना। तो इसके लिए भी एक अलग नाम दिया गया, और क्या नाम होगा वो होगा होमो सैपियंस। तो जिसमें होमो यानी कि वंश का नाम, वंश का नाम हो गया, तो वंश का लेटर कैसे आएगा, कैपिटल लेटर से आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हो गया मेरा होमो। फिर है मेरी जाति का नाम, वो स्मॉल लेटर से आएगी कि नहीं आएगी, वो हो गई सैपियंस, होमो सैपियंस। चौथा नियम, अगर मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो इनको अलग अलग क्या करूँगा, मैं अंडरलाइन करूँगा। क्लियर हुआ। अगर मैं कंप्यूटर से लिख रहा होता तो इसमें क्या क्या लिखता है, तो कैपिटल और स्मॉल तो वो भी हाथ से भी है, दूसरा
इटैलिक लेटर, कंप्यूटर यानी कि थोड़ा टेढ़े लिखता मैं वर्ड को। उसके अलावा क्या है, बोल्ड यानी कि उभरे हुए वर्ड यूज करता, और जहाँ तक संभव हो लैटिन भाषा के शब्द यूज करता। क्लियर हुआ भाई? हो गया? चलो लिखो नियम, वो तो एडेनाइन डाल ही ली, द्वि नाम पद्धति के नियम है ना। पहला नियम लिखो वही सेम कि द्वि नाम पद्धति में नाम 2 पद का होगा, या इस पद्धति में नाम 2 पद का होगा जिसमें प्रथम पद वंश का व द्वितीय पद जाति का होगा। होगा भैया? लिखो वंश के नाम का पहला अक्षर, नीचे अगलो नियम लिखो, अगलो नियम डालो। वंश के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, कैपिटल लिखूं CAPITAL, लिख रहा हो वैसे सामने यार, कैपिटल लेटर में। व जाति के नाम का पहला अक्षर, जाति के नाम का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, अगला लिखो भाई, तीसरा लिख लियो, लिखें जंतुओं के नाम सदैव तिरछे अक्षर, तिरछे अक्षर कोष्टक में इटैलिक लेटर्स, इटैलिक ले लेना बस, इटैलिक, व बोल्ड कोष्टक में ले लेना उभरा हुआ, वे लैटिन भाषा में इस्तेमाल करेंगे। लिखो भाई, एक लास्ट और लिखो, हाथ से लिखते समय, हाथ से लिखते समय सदैव दोनों नाम अलग अलग, दोनों नाम अलग अलग व अंग्रेजी में, व अंग्रेजी में दोनों नाम अलग अलग व अंग्रेजी में तथा अंडरलाइन या रेखांकित करे जाएंगे। अंडरलाइन की लिखूं? ठीक है, नियम समझ में आएगा लाला सबरे? कोई से डाउट कुछ पूछ सकते हो? पक्का सब क्लियर है? गुड। अब नीचे एक वैसे ही हेडलाइन और लिख लो कि नामकरण या वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कि वर्गीकरण विज्ञान का या वर्गीकी का, मैं बताऊं, देखो जैसे अब इसी ने तो सारा कुछ किया है, वर्गीकरण की कोशिश, फिर उनके नामकरण की कोशिश, सब कुछ समझाया इन्होंने, नियम इन्होंने दिए, यानी कि जो हमारी इतनी सारी असुविधा थी, हमारे लिए इतनी ज़्यादा दिक्कत थी, वो सारी सॉर्ट आउट कर दी ना इन्होंने। तो इन्हें अब हमने क्या कुछ ना कुछ उपाधि देंगे, तो इन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है। वर्गीकी यानी कि ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं वर्गीकी। तो वर्गीकी का क्या कहा जाता है? इनको जनक कहा जाता है।
किसे? कैरोलस लिनियस चाचा को। लिख दो लाइन है, मतलब नीचे तीर बना के, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कई बार एक नंबर में कि वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है। और किताब लाया हो तुम? मैं तो क्वेश्चन लाया लाया, एक बार मुझे दिखा दे तुम्हारे में कौन कौन से दे रखे नाम करा, उन्हें लिखा दूँ ताकि तुम्हें वो याद है जाए। किताब फिर भी लेके चले करो यार, जरूरत पड़ जाए कई बार, है ना। चार ही दे रखे ना, चारों लिख लो। देखो गण वर्गण तो मैं बाद में याद कराता रहूँगा, तुम फिलहाल डायरेक्ट इनके नामकरण याद कर लो। तुम्हारे सब्जेक्ट में कौन कौन से दे रखे? तो मनुष्य का दे रखा है जो हमने लिख ही लिया। एक दे रखा है तो मैं घरेलू मक्खी का, आम का और गेहूँ का। तो हम, क्योंकि हमें अब एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है, अगर एक्स्ट्रा लिखवाना है तो मैं 4 से और लिखवा दूँगा। फॉर एग्जाम्पल बिल्ली, शेर, चीता, इनको या मिटाए के लिख लो। नीचे लिख लो एक, या तो ऐसे बना लो सारणी टाइप में, जिसमें हम क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट नाम लिखो, ज़्यादा फंसट में पढ़ेंगे तो याद ना होंगे। कोई जंतु का नाम या जानवर का नाम या पादप का नाम, उसके सामने डायरेक्ट उसका साइंटिफिक नेम। अब तुम्हें पता है ये आगे वाला क्या होगा, वंश, पीछे वाली क्या होगी, जाति। इतना ही याद रखना फिलहाल। लिखो भाई, पहला लिखो मनुष्य। मनुष्य, उसके आगे पहले एक बार हिंदी में लिख लो तो ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। फिर इंग्लिश में लिख लो। ध्यान से यूज करियो, पिछले वाले लेटर को स्मॉल में, आगे वाले को कैपिटल में, है ना। दोनों को अलग अलग अंडरलाइन लिखो। दूसरा लिखो भाइयों, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी। मस्का डोमेस्टिका या डोमेस्टिका। इंग्लिश में मस्का सॉरी भाई, मैं ही बोलूँगा अपने नियमन में। तीसरा लिख लो भाइयों, आम, मैंगो। इसका क्या लिखोगे? मैंजी फेरा इंडिका। इंग्लिश में लिखो मैंजी फेरा इंडिका। सॉरी, क्लियर?
चौथा लिखो गेहूं। ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। एस्टिवम और लिखेंगे भैया एक आध ला लाओ और लिखा दो एक आध लिखो। ये तुम्हारे इम्पोर्टेंट है जो तुम्हें याद करने मस्ट है, ज़बरदस्ती है, जोर है हमारा है। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि गुरुजी ये तुम्हारे किताब को सिलेबस या में तो भाई आवे को ये तो ज़रूरी है ये याद करना। या के अलावा अब जो लिखा रहा हूँ वे हैं तुम्हारे का फालतू। ठीक है, लिखो ला लाओ 4-5 लिख लो। एक तो लिखो ला लाओ मेंढक। क्या लिखना ला लाओ? मेंढक। मेंढक को कहा है राना टिग्रीना। और लिखें, लिख गो। देखो अब ये 3 नाम एक संग याद करने हैं तुम्हें। कौन कौन से? देखो एक ही फैमिली के हैं वो सारे। बिल्ली, शेर, चीता। कौन कौन से? बिल्ली। जब मैंने एक बात कही तुम तो लाओ कि इनको एक ही वंश, यानी कि ये इनको जो पूर्वज हैं कहीं ना कहीं जाके एक ही हरे होंगे, तो सवन के वंशज तो है एक, यानी कि वंश है गो एक। कौन सा वंश है भाई सबको? फेलिस। क्या नाम है? फेलिस। तो फेलिस फेलिस तो सब में आवेगो या आवेगो? आवेगो आवेगो। अब देखो थोड़ा सा और तुम्हें डिफरेंस बता दूं मैं तुम्हें। तीनों को वंश को नाम तो है वो लाला फेलिस। अब रहेगा जाति को नाम, स्पीसीज को नाम। बिल्ली हमारे कहाँ रही है? घर में। घरेलू चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोमेस्टिक। जैसे अवाल हमने मक्खी को लिखो तो घरेलू मक्खी का क्या लिखा हमने? मस्का डोमेस्टिका, यानी कि घर में घूमने वाली। क्लियर हुआ? जैसे एक वर्ड आता है जैसे घर में मारपीट करते हैं अपनी वाइफ के साथ, तो घरेलू हिंसा सुना है? डोमेस्टिक वायलेंस। तो घरेलू चीज़ के लिए क्या? गैस, डोमेस्टिक सिलेंडर, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर। डोमेस्टिक का मतलब क्या है? घरेलू। तो हमारी बिल्ली घर में रहे तो या तो हम क्या कहते हैं? फेलिस डोमेस्टिकस। क्लियर हुआ भाई? ये क्या है? शेर। शेर थे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन। तो इसके पीछे लगा दो फेलिस लियो।
चीता तो इंग्लिश में क्या कहें, और टाइगर की वाइफ को नाम टिग्रिस, टाइग्रिस बोलते हैं ना उसको, तो वो लगा टिग्रिस। क्लियर हुआ? इंग्लिश और लिख दो, फेलिस, टिग्रिस, दोनों के नीचे हेडलाइन, फेलिस, लियो, दोनों के नीचे हेडलाइन, फेलिस डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस, यही लिखिए ऊपर है ना, दोनों के नीचे हेडलाइन। बहुत है, और लिखा का मेरे हिसाब से बहुत है, दर्द है जाओ नहीं खामा आगे को, है ना। लिख के लाओ। है क्या सबके? ये जन कैसे यार, मैंने नाक के नीचे एलर्जी सी हो रहेगी, ध्यान से और वहीं लगो रहे, नेक पसीना तो जलन सी हो रही, जैसे बुखार वुखार में ना आ जा फुंसी टाइप में ऐसे। लिख गो ला लिख। कल तो पीछे पीछे चल रहा हो तो है ना, आज तो फास्ट चल रहा है। मैं पीछे रुक जा, मुझे पीछे रह जाऊंगा, ये लिखा है देख देख कर, देख देख के लिखो कि रोक लीजिए तब पीछे रह जाए। कोई बात नहीं, है को सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई एक बात बताओ, वर्गीकी का महत्व मैंने बता दिया तुम्हें कि वर्गीकरण क्यों जरूरी है, कल समझाया था, और सुनोगे एक बार हैं भाई, दोबारा बोले यार, मुझे समझ में नहीं। नाम इनने ना वैज्ञानिक नाम ना लेंगे तो हाँ, वो तो मैंने नामकरण को रीजन बताया लाला, मैंने वर्गीकरण को भी रीजन बताया कि वर्गीकरण क्यों जरूरी है। याद आया कि भाई पृथ्वी पे लगभग 1.6 से 1.8 मिलियन जीव जातियां हैं, जिनमें से लगभग 12-13 लाख तो करीब कीट पतंगी ही हैं, यानी कि जंतु और पादप दोनों को मिला करके कंबाइंड उतने नहीं है जितने ओनली कीट पतंग हैं। तो सबका अध्ययन करना बहुत मुश्किल है एक एक करके, तो उसके लिए कैरोलस लिनियस साहब और बाकी वैज्ञानिकों जैसे काउंसिल बनाई गई, जिसे हमने क्या कहा था कल, ICBN, ICZN, जो इसी क्षेत्र में काम करती थी। उन्होंने क्या किया, सभी प्राणियों, सभी जंतुओं, सभी पादपों के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके लक्षण, उनकी असमानताएं, उनकी समानताएं, उनका अध्ययन किया और उनका चार्ट बनाया सबका। फिर उनमें जो माइनर या ज़्यादा समानताएं थी उनको उठा करके अलग अलग संवर्गों में रखा गया, वर्गों में रखा गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई बाग है, हमारा बाग है, आम का हो, अमरूद का हो, हमारी लेबर गई 10 आदमी 12 आदमी, उनके जो हाथ पड़ा, जैसा हाथ पड़ा पिक किया, उठाया, तोड़ा और रख लिया, अब वो आ गया माल हमारे घर पे। अब हम ऐसा कैसा उठा करके तो मंडी ले जा नहीं सकते, मंडी लेके जाएंगे तो भाव कम मिलेगा। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, 5-6 तरीके की अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं, अलग अलग वर्ग बनाते हैं, मतलब 5 अलग अलग तरीके की करेट रखेंगे।
सबसे पहले भाई जो बेस्ट क्वालिटी का होगा, अच्छे से पका होगा, वैसे दिखने में अच्छा होगा, यानी कहीं से डैमेज नहीं होगा, उस माल को पिक करके अलग कैरेट में रख देंगे। कुछ ऐसे होंगे जो पके ही नहीं हैं, हरे हैं और बट माल अच्छा है, उसको अलग में रखेंगे ताकि इसको हम रख के यहाँ रख देंगे 4 6 10 दिन के लिए, पक जाएगा तब मार्केट लेके जाएंगे। कुछ माल ऐसा होगा जो ज़रूरत से ज़्यादा पक गया होगा, बहुत ज़्यादा मुलायम हो गया होगा, तो उसको अलग तरीके से रखा जाएगा और अलग तरीके से पैक किया जाएगा, उसको सावधानी से लेके जाया जाएगा। कुछ ऐसा होगा जो मिक्स, जैसे बारिश से या जानवर से या चोंच से हम उसको खा गए होंगे, काट गए होंगे, यानी कि वो बीज का माल होगा। तो ऐसे अगर हम लेके जाएंगे तो हमें उस माल के लिए सबसे बेस्ट माल मिलेगा, सबसे बेस्ट पैसा मिलेगा, दाम मिलेगा, उसके लिए थोड़ा कम मिलेगा, उसके लिए थोड़ा कम मिलेगा, तो ऐसे हमें प्रॉफिट अलग है। तो हमने अब क्या किया, पूरे घर में फैले हुए थे, उसमें से एक को उठाया, देखा, उसके गुण देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि इसके किसके साथ मैच हो रही है, ये सबसे बेस्ट है, सेकंड बेस्ट है या हरा है, उसको उसी कैटेगरी में रख दिया। वैसे ही वैज्ञानिकों ने क्या किया, सारी की सारी जितनी जाति हैं, चाहे पादप की हो, जंतु की हो, जीव की हो, कीट पतंग की हो, उनके गुणों का अध्ययन किया, उनके गुण देखे, और उस हिसाब से उनको संवर्गों में डालते गए कि ये तो भाई या को है, ये तो भाई या को है, ऐसे डालते गए। तो ऐसे बनाए उन्होंने विशेष संवर्ग। क्यों ज़रूरी था ये? क्योंकि अगर एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में भी अध्ययन करने लग जाए तो क्या सबका अध्ययन कर सकता है? उनका अलग अलग पकड़ के 18 लाख, उनके कितने सारे गुण, उनके इंटरनल गुण, दोष, अंग, रूप, अंग तंत्र, सब कुछ अध्ययन करना पड़ेगा। उनका हैबिटेंट कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जनन कैसे करते हैं, सब चीज़ देखनी पड़ेगी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो समानताओं विषमताओं के आधार पर बनाए गए टैक्सोन, संवर्ग। इसमें भी किसने हेल्प की? कैरोलस लिनेस साहब। तो इन्हें इसीलिए कहा जाता है वर्गीकी का जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर हुआ? क्यों जरूरी है? ताकि अध्ययन आसान हो सके। तो अब लिखो वर्गीकरण, नई हेडिंग, वर्गीकरण। अभी तक पृथ्वी पर कुल 17 से 18 लाख जातियां, 17 से 18 लाख जातियां वैज्ञानिकों द्वारा खोजी जा चुकी हैं। वैज्ञानिकों द्वारा खोजी जा चुकी हैं, जिसमें से लगभग 12-13 लाख कीट पतंग व बाकी पादप जंतु हैं। नीचे की लाइन से लिखना शुरू करो, तीर मत लगाना, वैसे लिखना शुरू करो कि जीवों या जंतुओं में, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली इसी विभिन्नता को जैव विविधता कहा जाता है। जीव जंतुओं में पाई जाने वाली इसी विभिन्नता को क्या कहा जाता है? जैव विविधता। जैव विविधता, इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट लाइन से लिखो, इनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने उनकी आकार, आकृति, आवास, पोषण आदि गुणों के आधार पर अलग अलग संवर्गों में वर्गीकृत किया। अलग अलग संवर्गों में वर्गीकृत किया, जिन्हें टैक्सॉन कहा जाता है। क्लियर हुआ? लिखो भाइयों। अब मोटा मोटा इसमें वो सारी रामायण आ गई जो मैंने आपको बताई थी। हमें यही पता चल गया कितनी विविधता है, कितनी विभिन्नता है हमारी पृथ्वी पर, क्यों आवश्यक है वर्गीकरण, और उसका किसने दिया, किसे किया गया। अब एक लाइन जो हमने लिखी ना, वह यहाँ भी लिख लो कि वर्गीकी का जनक, और इंग्लिश में लिखना फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का जनक, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। क्लियर हुआ भाइयों? जोरदार चमका या थोड़ा ही चमका? चलाओ, दिमाग में बढ़िया चमको, बढ़िया सेट है, कोई दिक्कत ना है। कल हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टैक्सॉन हैं, उनका क्या नाम है, कैसे बांटा गया है। उसके बाद थोड़ा बहुत हम उन टैक्सोनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जाति के बारे में, वंश के बारे में, उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कि अगर हमें जल्दी से जल्दी नामकरण सीखना हो, वर्गीकरण सीखना हो, तो उनको हम कैसे समूहीकृत करेंगे, कहाँ कहाँ सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जंतुआलय जैसे जू गए, बायोलॉजिकल पार्क गए, तो वहाँ बहुत सारी जीव जातियाँ रहती हैं, तो आसानी से उनको हम देख करके अध्ययन कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। वही होता है क्या? वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी। क्लियर? थैंक यू। आज की आपकी क्लास कंप्लीट, बाकी कल देखेंगे।